छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 असाइनमेंट नंबर 3 मंथ अक्टूबर 2021 कक्षा है 10वीं विषय विज्ञान। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को संक्षिप्त में लिखिए। तो पहला है अयस्क धातु के वे यौगिक जिनमें धातु की पर्याप्त मात्रा होती है अयस्क कहलाते हैं। अयस्क से धातुओं को शुद्ध रूप से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सभी अयस्कों का उपयोग धातु निष्कर्षण के लिए किया जा सकता है। उदाहरण है बॉक्साइट। दूसरा है खनिज धातुओं के वे यौगिक जिनमें धातु की मात्रा बहुत ही कम होती है तथा पृथ्वी के अंदर मिट्टी व अन्य अशुद्धियों के साथ पाए जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। खनिज से धातु को शुद्ध रूप से प्राप्त करना कठिन है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते। उदाहरण है अभ्रक। तीसरा है धातुमल। प्रगलन की प्रक्रिया में गालक पदार्थ अशुद्धियों से मिलकर कम गलनांक वाले जो गलनीय पदार्थ बनाते हैं उसे धातुमल कहा जाता है। लोहे के प्रगलन में कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 नामक धातुमल बनते हैं। चौथा है गालक। वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित गलनीय अशुद्धियों से उच्च ताप पर क्रिया करके गलनीय धातुमल बनाते हैं, गालक कहलाते हैं। गालक दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। प्रश्न दूसरा है हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण को निम्नलिखित पदों के आधार पर समझाइए। पहला है अयस्क का सांद्रण, दूसरा है ऑक्साइड का धातु में अपचयन और तीसरा है वात्या भट्टी का नामांकित चित्र। आइए देखते हैं उत्तर। छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला लोहे का प्रमुख अयस्क है हेमेटाइट Fe2O3 जिसका निष्कर्षण निम्नलिखित पदों के आधार पर किया जाता है। पहला है अयस्क का सांद्रण। अयस्क को खदानों से प्राप्त करने के पश्चात उसे कूटकर महीन चूर्ण में बदला जाता है और गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा इसका सांद्रण किया जाता है। गुरुत्व पृथक्करण यानी कि वजन के आधार पर उसको अशुद्धियों को अलग करना। इसमें हम लोग अयस्क को पहले पीस देते हैं, पीस कर यहाँ से डालते हैं और यहाँ से पानी का एक धार डालते हैं। इससे क्या है, जो इसमें जो अशुद्धियां रहती है, मिट्टी है, धूल के कण है, वो सब पानी में घुल करके नीचे बह जाता है और जो शुद्ध जो अयस्क है वह यहाँ पर रुक जाता है। इस तरह से अशुद्धियां बहकर नीचे बह जाती है और शुद्ध जो खनिज है वो है अयस्क जो है यहाँ पर रुक जाता है। आइए देखते हैं दूसरा है ऑक्साइड का धातु में अपचयन। 400 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 900 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बीच कोक और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। तो कार्बन जो है जो अशुद्धियों के रूप में रहता है ना, वह कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है और यह उड़ जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड लोहे के ऑक्साइड को आयरन में अपचयित कर देता है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, यह कार्बन जो है आयरन से अभिक्रिया करता है और वह इसमें जो ऑक्सीजन की अशुद्धियां उसको वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है और यहाँ पे जो आयरन है वह अलग हो जाता है। कार्बन जो है ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और ये गैस बनकर उड़ जाता है और यहाँ पे शुद्ध आयरन पिघले हुए रूप में हमें प्राप्त होता है। तीसरा है वात्या भट्टी का नामांकित चित्र। ये है वात्या भट्टी का नामांकित चित्र। यहाँ पे देख एक भट्टी होती है। वात्या भट्टी क्या है? एक भट्टी है जिसपे हम लोग सांद्रित जो अयस्क होता है उसको यहाँ से डालते हैं। सांद्रित अयस्क को यहाँ से डालते हैं और यहाँ से गैस या अशुद्धियां यहाँ से बाहर निकलता है। यहाँ से क्या है, गर्म गैस अशुद्धियां जो है कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर निकलता है और यहाँ पे तापमान जो है 400 डिग्री सेल्सियस रहता है, यहाँ पे 1800 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ पे क्या है, अयस्क को गर्म करते हैं, भट्टी में क्या करते हैं, तपाते हैं और यहाँ पे पिघला हुआ शुद्ध लोहा नीचे आ जाता है। पिघला हुआ शुद्ध लोहा भारी होता है तो नीचे यहाँ रहता है, वह यहाँ से शुद्ध पिघला हुए लोहे को हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ जो है जो वेस्ट है, गालक जो पदार्थ है, अशुद्धियां धातुमल जो है यहाँ से बाहर निकलता है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, गर्म हवा डालते हैं, यहाँ से गर्म हवा प्रवेश करवाते हैं ताकि भट्टी का तापमान उच्च बना रहे। इतने उच्च तापमान में क्या है, जो
इसमें जो खनिज रहते हैं, अयस्क रहते हैं, उसमें शुद्धियां गल करके वाष्प रूप में बाहर निकल जाता है और शुद्ध जो लोहा है वह पिघल कर नीचे बैठ जाता है। इसे यहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और सांचे में ढाल सकते हैं। ये है वात्याभट्टी का नामांकित चित्र। तीसरा प्रश्न है धातु और अधातु में कोई 4 अंतर लिखिए। ऐसे कॉलम खींच लेंगे, पहले धातु, एक से लिखेंगे, दूसरे लिखेंगे साथ अधातु। यहाँ पे आपको 4 अंतर लिखना है। यहाँ पे पहला अंतर है धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातुएं प्रकृति में प्रायः ठोस अवस्था में मिलती है पारे को छोड़कर। अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में मिलती है। सभी धातुएं अपारदर्शी होती है और अधातुएं अपारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है, परभासी होता है, सभी प्रकार की होती है। धातु जो है ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक होता है, अधातुएं जो है कुचालक होती है। ग्रेफाइट इसमें अपवाद है। ऐसे कोई 4 ही अंतर लिखने हैं। यहाँ पे 4 से ज्यादा अंतर यहाँ पे दिखा है, ठीक है, कोई भी 4 अंतर लिखना है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, जब 2 समतल दर्पण एक दूसरे के समकोण पर स्थित हो तो उनके सम्मुख किसी रखी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या चित्र सहित बताइए। एक समतल दर्पण वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। जब 2 समतल दर्पणों को आपस में समकोण बनाते हुए रखते हैं तो चित्र ऐसे बनेगा। ये देखिए ये पहला दर्पण है और ये दूसरा दर्पण है। 2 दर्पण है और बीच में यहाँ पे एक सिक्का रखा हुआ है, ये वस्तु है। अगर हम लोग 2 दर्पण है, एक दर्पण, 2 दर्पण, दोनों को क्या रखे हैं, हम यहाँ पे समकोण या 90 डिग्री कोण पे रखे हुए हैं और बीच में यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है। तो ये जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है पहले दर्पण पे यहाँ पे बनेगा। ये पहले दर्पण पे इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, इसको हम लोग बोल देते हैं O1, ठीक है। दूसरा दर्पण है, दूसरे दर्पण पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, इसको बोलेंगे O3, इस O2 बोलेंगे। ये वस्तु सिक्का है जिसको O बिंदु पर बना हुआ है, इसका जो प्रतिबिंब है दर्पण A पर यहाँ पे बनता है, O1 पे बनता है, और वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण 2 पर O2 पर बनता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो है समतल दर्पण एक ही प्रतिबिंब बनाता है, तो O2 पर प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे दर्पण 2 का प्रतिबिंब O2 पर बनता है और दर्पण 1 पर सिक्के का प्रतिबिंब जो है O1 के रूप में बनता है। तो ये जो है ना, ये आभासी दर्पण 2 है। ये क्या है, दर्पण 2 का आभासी प्रतिबिंब है। तो ये आभासी जो प्रतिबिंब है, ये जो O1 है इसको वस्तु मानकर इसका प्रतिबिंब बनाता है, यहाँ पे है O3 पर बनाता है। और ये क्या है, आभासी दर्पण 1 है। आभासी दर्पण 1 जो है यह दर्पण 2 के जो प्रतिबिंब है उसको वस्तु मान करके एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वह भी कहां पर बनाता है, O3 पर ही बनाता है। तो आभासी दर्पण 1 और आभासी दर्पण 2 दोनों का प्रतिबिंब जो है O3 पर ही बनता है। तो इस तरह से जो वस्तु है उसका 1, 2 और 3 प्रतिबिंब बनता है। जब 2 दर्पणों को 90 डिग्री में रखते हैं तो यहाँ पे जो है वस्तु का 3 प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसी को इस प्रकार से लिख सकते हैं, चित्र में दिखाए अनुसार दर्पण 1 का वस्तु O का प्रतिबिंब O1 पर बनता है, इसी प्रकार दर्पण 2 का वस्तु O का प्रतिबिंब जो है O2 पर बनता है। दर्पण 1 द्वारा दर्पण 2 का प्रतिबिंब दर्पण 1 के पीछे बनता है। यह दर्पण 2 का आभासी प्रतिबिंब है। यह आभासी दर्पण O1 पर बने वस्तु के प्रतिबिंब को वस्तु मानकर उसका प्रतिबिंब O3 पर बनाता है। इसी प्रकार दर्पण 2 द्वारा बने दर्पण 1 के आभासी प्रतिबिंब द्वारा आभासी वस्तु O2 का प्रतिबिंब भी O3 पर ही बनता है। अतः 2 लंबवत दर्पणों के मध्य रखे किसी वस्तु के कुल 3 ही प्रतिबिंब बनते हैं, अर्थात किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी वस्तु की भांति कार्य करता है, जिसका हम आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। क्लाइडोस्कोप भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। एक और यहाँ पे सूत्र है, प्रतिबिंब की संख्या बराबर होता है 360 बटे कोण -1। यदि दोनों जो दर्पण हैं उनके बीच का कोण 90 डिग्री है, समकोण यानी कि 90 डिग्री है, तो 360 बटे 90 -1 हो जाएगा। तो 360 बटे 90
का मान कितना आएगा 90, तो यहाँ पे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4, 360 बटे 90 कितना हो जाएगा, ये 9 चौक 36, तो ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 क्या है 3 हो जाएगा। तो कुल जो है 3 प्रतिबिंब बनेंगे। इस सूत्र से भी हम लोग कुल कितने प्रतिबिंब बनते हैं यह ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 5वां का प्रश्न है स्नेल का नियम बताइए। तो स्नेल का नियम है किसी एक वर्णीय प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर आपतित होती है, तब आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तित कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। सूत्र है साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक या निश्चित अनुपात। अपवर्तन का नियम भी हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है प्रश्न 5 का बी, एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है, तो सतह में उसकी वास्तविक गहराई बताइए। तो पानी जो है इसका अपवर्तनांक होता है 1.33 या फिर 4/3 होता है। आभासी गहराई दिया गया है 75 सेंटीमीटर और वास्तविक गहराई ज्ञात करनी है, तो इसका सूत्र है a म्यू w, यहाँ पे एयर का या हवा का अपवर्तनांक आएगा और यहाँ पे वाटर का अपवर्तनांक आएगा। तो यहाँ पे जब प्रकाश किरण एयर से वाटर में प्रवेश करता है तो वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई होगा। तो पानी का अपवर्तनांक क्या है 1.33 या फिर 4/3। तो यहाँ पे a म्यू w बराबर ये हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पे वास्तविक गहराई क्या है ज्ञात करना है और आभासी गहराई कितना है 75 है। तो हम लोग वास्तविक ये आभासी गहराई को ये पक्षांतर कर लेंगे, तो ये वास्तविक गहराई बराबर हो जाएगा 4/3 गुणित आभासी गहराई। तो 4/3 गुणित ये आभासी गहराई कितना दिया है 75 रख देंगे इसका मान, तो उत्तर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। Please like and subscribe my channel, NL Verma. Thank you.